नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम करियर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 5 मई इतवार को पूरे मुल्क में नीट यूजी इम्तिहान मुनक्किद हुआ, जो 571 शहरों के 4750 सेंटर्स पर मुनक्किद हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुनक्किदा नीट इम्तिहान में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 23,81,833 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें लड़कियों की तादाद 13,63,216 रही, जो कि मर्द उम्मीदवारों से ज़्यादा है। ये बहुत उम्मीद अफजा है। और जैसा कि आप जानते हैं, नीट इम्तिहान का जो फॉर्मेट होता है, कुल 200 नंबरात होते हैं, लेकिन 180 सवालात अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जिसमें कुल 720 नंबर होते हैं। दुरुस्त जवाब देने पर 4 नंबर और गलत जवाब पर 1 नंबर काटा जाता है। और सवालात ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो MCQ पर मबनी होते हैं। तो नीट यूजी 2024 के इम्तिहानी पर्चे 4 सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी। आज हम बात करेंगे आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नीट के बाद आगे क्या करना है। इसके अलावा आप के मन में जो भी सवाल है, वो सवाल आप करने के लिए हमें कॉल करें। 666651 666652 पर कॉल करके आप जो भी आपकी तैयारी है नीट को लेकर, आप क्या जानना चाहते हैं, इस सिलसिले में आज ख़ास मेहमान के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, ताकि आपके मन में जो सवाल है, जो तशनगी है कि क्या किया जाए नीट के बाद, नीट क्रैक हुआ है, उसके बाद किस तरह का सब्जेक्ट लें, कहाँ जाएं, कैसी तैयारी आगे होनी चाहिए, इस सिलसिले में हमारे साथ जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जो कि नीट काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं। आपके हर सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हमें ज़रूर कॉल कीजिए और उस प्रोग्राम में शामिल होइए। अब्दुल रब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में, चूँकि कल ही बच्चों ने ये इम्तिहान लिखा है जी। और एक बेचैनी होती है और की जो है जारी हुई है, किस तरह की है, आगे और कौन सी की आएगी, क्या इसी पर लोगों को इक्तिफा करना चाहिए। पहले तो इस नीट इम्तिहान के बारे में कल का कैसा रहा, आपको क्या तासुरात बच्चों के मिले हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए, ताकि जो नौजवान हैं जिन्होंने कल ये इम्तिहान लिखा है वो इस चीज़ को बेहतर समझ सके। जी, तो सबसे पहले जिलानी साहब, मैं मुनसिफ टी की जितनी मुकम्मल टीम है जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक कि आपने सवाल किया कि कैंडिडेट्स के जो है ना, कल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके ताल्लुक़ से क्या तासुरात रहे जी, तो जहां तक मीडिया, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया और जो कैंडिडेट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनसे मेरा जो है ना इंटरेक्शन हुआ, कल रात भी आज दिन भर जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें मुझे अंदाज़ा यही हुआ कि पेपर बहुत आसान अगर नहीं भी था तो उतना जो है ना सख्त भी नहीं था। तो इस एतबार से कैंडिडेट्स ने, कई कैंडिडेट्स ने ये बताया कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट था जी, बहुत ही डैम इजी था बायोलॉजी। अच्छा। और उसमें तकरीबन 2-3 कैंडिडेट्स तो ये कहा कि हमने 360 में 360 जो है ना स्कोर कर लिए हैं। तो इस एतबार से जो है ना बायोलॉजी जो है बहुत ही, यानी यूँ समझिए कि सहल रहा जी। और उसके बाद जो केमिस्ट्री का जो यानी पेपर था, उसको कैंडिडेट्स का मानना ये है कि वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा सख्त था और ना ही बहुत ज़्यादा जो सहल था जी। तो इस एतबार से जो है ना केमिस्ट्री भी बहुत बेहतर से कर लिए हैं कैंडिडेट। जहाँ तक फिज़िक्स का सवाल है, उसमें कैंडिडेट्स ने अपने थोड़ा सा जो है ना उसका इजहार किया है कि जाहिर है कि जो ये एक यानी आम सी बात है कि हमारे जो बायोलॉजी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स को लेकर थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो जब मैथमेटिक्स को लेकर कमज़ोर होते हैं तो जाहिर है कि उसमें जो है ना जो फार्मूला बेस्ड होता है फिज़िक्स, और तो इस एतबार से जो है ना वो होता है कि फ़िज़िक्स बच्चों को थोड़ा सख्त नज़र आता है। तो इस एतबार से खैर ऐसा इतना कोई बुरा मामला तो नहीं हुआ है। तो इस तकरीबन बच्चों ने कहा है कि वो पासिंग मार्क्स जो है ना स्कोर कर लिए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो उनको जो है ना कहीं किसी ना किसी अच्छी सी कॉलेज में सीट मिल ही जाएगी। तो अब जहाँ तक जो है ना आपने दूसरा जो सवाल किया वो क्या था कि वक्त के बारे में, बच्चों के जो, यानी देखिए इसमें मैं बताऊंगा कि हमारे बच्चों की भी थोड़ी लापरवाही होती है जी। जबकि आपको जो है ना महीना 1.5 महीना पहले से कई काउंसलिंग सेशंस में कई लोग जो है ना आपको बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं, और NTA भी बार बार जो है ना आपको इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहा है कि आपको जो है ना रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे से पहले है
2 घंटे पहले, मतलब 11:30 का वो टाइम दे दिए हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है ना 11:30 बजे नहीं तो कम से कम 12 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि 1:30 बजे के बाद जो है ना वो गेट के अंदर दाखिल होने का परमिशन नहीं है एनटीए का, ये यानी रूल था ये। लेकिन हमारे कुछ कैंडिडेट जो है ना, मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे जो है बच्चे जो है ना रोते हुए वापस हो गए हैं। तो 1:30 के बाद किसी को भी जो है ना अंदर जाने की इजाज़त नहीं रही। हम यूँ इक्का दुक्का, देखिए हमेशा हम जो है ना मेजॉरिटी की मिसाल देते हैं, बिल्कुल माइनॉरिटी की मिसाल है। तो कहीं पर अगर किसी ने अलाउ किया है 2-4 मिनट का वो देके गैप देके, तो उसको हम नहीं बोलते। लेकिन जहाँ तक 99% है और सख्ती से वो जो है ना उसका जो है ना वो अमल में लाया गया है, तो 1:30 बजे जो है ना गेट्स बंद कर दिए गए थे, और जो बच्चे 1:30 पर पहुंचे उनको भी दाखिल होने नहीं दिया गया। तो इस एतबार से जो है ना बहुत ही सही ढंग से जो सरपरस्त बच्चों के साथ पेरेंट्स पहुंचते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले इसमें? सर ये हर साल जो है ना मेरा ये एहतजाज रहा है, एनटीए से एहतजाज रहा है और पेरेंट्स के साथ भी मेरा एहतजाज रहा है कि देखिए एनटीए एक ऐसी एजेंसी है, आप हम अगरचे कैलकुलेशन में बढ़ रहे हैं तो हमको जो है ना उनके फिगर्स नहीं मिलते। आप देखिए अभी आपने बताया कि 23,08,000 कुछ फिगर आपने बताया, ये 24 पकड़ के चलिए आप। हाँ, बिल्कुल तकरीबन 24 ही। तो 24 लाख में जो है ना आप कैंडिडेट से जो पैसा वसूल कर रहे हैं, वो सी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आप 1700 ले रहे हैं, और जो ओबीसी हैं उनसे आप 1600 ले रहे हैं, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी के हैं उनसे आप 1000 रुपये ले रहे हैं। तो इस एतबार से अगरचे हम जो है ना एक कैलकुलेशन में आते हैं तो एक एवरेज 1500 पकड़ के चलिए आप। तो 1500 अगर आप ये कैंडिडेट से ले रहे हैं तो 24 लाख कैंडिडेट कर आप 15 का हिसाब लगाएंगे तो मेरे कैलकुलेटर में फिगर ही नहीं मिल रहा। मैंने कोशिश की है, फिगर नहीं बस हो रहा मेरे को, वो अरबों में चले जा रहा मामला, कई हजार करोड़ों में चला जा रहा हो। तो आपके पास जब इतना पैसा आया है, तो आप जब यानी एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि हर कैंडिडेट के साथ कोई ना कोई एस्कॉर्ट आता जरूर है, और बिलखुसूस लड़कियों के साथ तो जो है ना लड़कियों को तो अलग छोड़ते ही नहीं है ना, और इवन लड़कों के साथ भी माँ बाप का एक तजस्सुस होता है कि भाई मेरा बच्चा जा रहा है तो मैं उसके साथ जाऊं। तो आप इतना जब पैसा ले रहे हैं आप, और बड़ी मुश्किल से मेरा कैलकुलेशन ये हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, एक कैंडिडेट पे बड़ी मुश्किल से एनटीए जो है ना 200 से 300 रुपए का खर्च करता है, जिसमें जो है ना बिल्डिंग के खर्च हो जाए, एक दिन का तो मामला है, बिल्डिंग के अखराजात हैं, स्टाफ का पेमेंट है, आप क्या नोरेडियम देते हैं, वहाँ के ऐसे स्टाफ को आप बिठाते हैं जो जिनको जो है ना अगर से मुझे हंसी आती है उनके बारे में बात करते, नॉलेज ही नहीं होती कि एनटीए है क्या, एप्लीकेशन में क्या दिया गया है, आप क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एक दिन के सुल्तान बना के बिठा देते हैं, और वो बच्चों के साथ ऐसी सख्ती करते हैं कि बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं। तो ये और आपका स्टेशनरी है, समझिए सिक्योरिटी है, सब अगर से मिलाएंगे तो 300 के ऊपर तो कोई खर्च नहीं आता, मेरा जहां तक ख्याल है। तो इस एतबार से जब इतना पैसा आपके पास है तो पेरेंट्स जब बच्चों के साथ जाते हैं तो उनके लिए जो है ना कम से कम एक छत, डेरा जिसको हम टेंट कहते हैं, एक 2-4 टेंट डाल दें, कुछ कुर्सियों का इंतजाम करें, चेयर्स का इंतजाम करें, अगर पानी आप नहीं भी देते तो वो लोग अपना पानी डालेंगे, लेकिन बैठने के लिए तो कम से कम आप तो जो है ना रोड के ऊपर 200 मीटर 200 मीटर 300 मीटर तक जो है ना उनको मार मार के भगाते हैं कि पेरेंट्स को। तो ये बहुत ही गलत बात है एनटीए की, और हर साल मैंने इस बात को लेकर एहतजाज किया है। पेरेंट्स से भी मैंने कई बार कहा है कि साहब हम एक वफ्द बनाएंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, हम एनटीए को भेजेंगे, लेकिन अब वो होता क्या है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हर साल जो है ना एक नया बैच आता है, और नए बैच के साथ लोग अभी एक वक्त का मामला है भाई 2 घंटे 3 घंटे तकलीफ उठा लिए चले जाने दीजिए। लेकिन आपने एक अच्छा इशू उठाया था कि अगर हम अगर रिप्रेजेंट करें इसको कि भाई इम्तिहान से पहले बेशक अगर हम सरकार को ये चीज भेजें कि ये इम्तिहान इस तरह से लिया जाए और उनके पेरेंट्स के रुकने के ठहरने के लिए भी इंतजाम किया जाए। लास्ट ईयर मैंने ड्राफ्ट भी बना दिया था कुछ लोगों को, यानी अपने जान पहचान के जमा करके, और उसकी जो है ना मैं कॉपी जो है एमसीसी को भेजने के लिए भी यानी वो कर दिया था, एनएमसी को भेजने के लिए, और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल को भी जो है सारी लोगों को जो है ना कॉपीज कर जाए। लेकिन वो बाद में लोग बोले कि साहब अब एक दिन के लिए हम कहाँ, हमारी बच्चे की जिंदगी का मामला रहता, फिर वो खुदा ना खासा नजरों में एक शक रहता है ना। नहीं, इसके लिए वो पेरेंट्स ही क्यों जाएं? पेरेंट्स नहीं, वहां पर दूसरे लोग जाएं साथ नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहिए। मेरे जैसा जो है ना तन्हा आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर रेफरेंस देना पड़ता है आपको कि आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप किस कैंडिडेट को जो है ना एस्कॉर्ट कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, ये तो देना पड़ता है ना। तो इस तरह से उनके जहनों में जाहिर है भाई माँ बाप है, हर माँ बाप के जहन में बात होती है कि भाई मेरे बच्चे का कोई जो है ना ज्यादती नहीं हो, तो कहाँ जाके हम जो है ना लोगों के जहनों में खदशा रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। जो है ना लोग आगे बढ़ते नहीं है। इम्तिहान तो हो गया है,
इम्तिहान हो गया। बच्चों की जो बड़ी फिक्र होती है वो की को लेकर होती है जी 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 कि अभी जो की जारी हुआ है वो उसको क्या मुस्तनद माने, क्या वो सही है, क्या होना चाहिए, क्या आगे कोई और की आएगी। बड़ा बेहतरीन सवाल किया है आपने। अभी जो की हमारी जो कल रात से जो आने शुरू हुई हैं, बल्कि आ गई हैं सभी, तो ये जो है ना सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी की है। लेकिन ये आपने कहा कि मुस्तनद ऑथेंटिक जो है ना, जाहिर है चूंकि ये ऑफिशियल की नहीं होती है तो इसको ऑथेंटिक नहीं कह सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये जो है ना अब यानी बिल्कुल काम की नहीं है। ये तकरीबन 90% या 90 के ऊपर 90+% जो है ना एनटीए की से बहुत मिलती है। अच्छा। क्योंकि ये जो बनाते हैं ये कोई मामूली लोग नहीं बनाते हैं, ये भी एक्सपर्ट ही होते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो बड़े बड़े जो है ना इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, नीट के कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, ये उनकी यानी की है। तो इसमें यहाँ पे कोई गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, क्या होता है मालूम है, जहाँ पर बबलिंग में जो बच्चे गलतियां करते हैं, ऑफिशियल रिस्पॉन्स में जो है ना जिनके सवाल रुक जाते हैं जाके, वहां पर थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए जो है ना एनटीए की जो अब इसके बाद जो है जो की आएगी वो एनटीए की आएगी। मतलब इसके लिए 15-20 दिन का टाइम लग जाए। लास्ट ईयर मेरा जानता ख्याल है 14 या 15 दिन के बाद में जो है ना की इशू हुई थी। वो आने के बाद जो है ना आपको आपका जो ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो आपका जो ओएमआर होता है ना जी, वो ओएमआर के साथ जो है ना आपको की रिलीज करते हैं। आपका जो सेट की है जी, वो सेट का जो आपका ओएमआर है वो आपकी कॉपी जो है ना आपको ईमेल के ऊपर जो है ना वो कर दिया जाता है, रवाना कर देते हैं। तो आपका की से जो है ना उसको वो कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें बताया जाता है कि आपने क्या लिखा, एनटीए के हिसाब से क्या था, कहाँ पर गलती हुई है। अगर वो गलती जो है ना दानिस्तानी है या बिल्कुल उनका बताई हुई जो है ना 100% करेक्ट नहीं है, तो फिर आपको चैलेंज करने के लिए मौका दिया जाता है कि यानी उस क्वेश्चन को लेके। तो उसके लिए जो है ना हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपए की जो फीस लगती है कैंडिडेट को। तो आप जो है ना अगर ये महसूस करते हैं कि आपका जो ओएमआर शीट है, आप जो की है उससे टैली हो रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी गलती की वजह से जो है ना आपको यानी रोक दिया गया है, ऑफिस रिस्पांस में लिया गया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एनटीए जो है ना उसमें डिक्लेरेशन दे देता है कि इट इज अवर प्रीरोगेटिव वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। तो मगर 90% तो एक्सेप्ट करते ही हैं, ऐसा नहीं है। अगर हकीकत में सही है तो नहीं, आप ऐसे ही चैलेंज कर दिए समझे तो फिर उसको जो है ना वो लोग वो नहीं करते हैं। तो जैसे ही ये की का चैलेंज हो गया तो फिर उसके बाद जो है ना 1-2 दिन का टाइम लेके फाइनल की जो है रिलीज होती है। फाइनल की के साथ ही ऑल इंडिया लिस्ट भी बन के बाहर निकल जाती है। सर, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होना है वो कितना होना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा था। कई बच्चों ने सवाल किया है इसका। देखिए, पिछले साल जो कट ऑफ गया था पर्टिकुलरली जो है ना गवर्नमेंट में हमारे, मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, ऑल इंडिया की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो है ना तेलंगाना की हद तक जो है उसको कर रहे हैं, और बाहर भी जो बच्चे हैं हमारे तेलंगाना के बच्चे हैं, तो उसके एतबार से जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो कट ऑफ था, ये ओपन का जो गया था वो 458, ये आसिफाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का था। और BCA BCB मैं समझता हूँ बच्चे को चलिए पढ़ देते हैं। BCA 381 ये था काकतिया वरंगल का, और BCB जो कैंडिडेट है उसका 433 मार्क्स थे, वो था वनपर्ती और करीमनगर दोनों कॉलेजेस का था। और BCC जो क्रिश्चियंस के लिए मख्तस है वो 391 था, और ये था करीमनगर और आसिफाबाद मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज, ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। और BCD जो था वो 439 मार्क्स था, वो आदिलाबाद का और सिद्दीपेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दोनों का, तो ये 439 था। और BCE इस पे हमारे बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। BCE का जो कट ऑफ था 433 मार्क्स था, 433 काकतिया मेडिकल कॉलेज वरंगल। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कुछ बच्चों का जो है ना सोच ये है कि साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काकतिया जो है ना टॉप की कॉलेज मानी जाती है, तो इतना छोटा कट ऑफ कैसे जाता है? तो दरअसल ये हुआ ये है कि मॉप अप राउंड के बाद अगर कोई सीट फिलअप नहीं होती है तो उसके लिए स्टे वैकेंसी की एक राउंड जो है ना क्रिएट किया, जिसमें कैंडिडेट को पर्सनल जाके रिपोर्ट करना होता है। तो जितने कैंडिडेट वहां पर आएंगे उसमें जो अप्लाई करेंगे वहां पर जो मेरिट में आएगा तो वो मेरिट के हिसाब से उनको लेंगे। तो इत्तेफाक से ये BCA की जो सीट ये लड़की के लिए जो है ना रिजर्व थी। तो गालिबन ये लड़की जो है ना, ये लड़की का नाम है वसफिया
खुतेजा, तो वो वहाँ पर गालिबन जो है ना ये स्टे वैकेंसी के राउंड में पार्टिसिपेट की होगी, तो इसीलिए जो है ना ये 433 पे कट ऑफ आया है, वरना जनरली इतना कम कट ऑफ नहीं होता है। लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, हम ये भी नहीं बोल सकते। तो उसी के हिसाब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो बात टॉप के मेडिकल कॉलेज में जो है ना कट ऑफ बहुत कम चला गया है बीसीई का, और जो है ना जो छोटी कॉलेज है उसमें ज्यादा गया, क्योंकि आपका जो है ना ऑप्शन प्रीफर करने पे भी डिपेंड करता है। खैर वो जब पोस्ट नीट में आएंगे तो उन सारी चीजों पे जो है ना तफसील से नजर डालेंगे। फिर बीसीई में जो ना 433 काकतिया मेडिकल कॉलेज का है, फिर शेड्यूल कास्ट का जो है ना 391 है, वो है आरजीआई आदिलाबाद का, और शेड्यूल ट्राइब का है 391 रामागुंडम मेडिकल कॉलेज का है। ईडब्ल्यूएस ये भी जो है ना खास वो रखता है बच्चों के लिए, तो क्योंकि सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो ईडब्ल्यूएस का जो है ना 459 ये आसिफाबाद मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है, और फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 111 है 111, और ये महबूबनगर मेडिकल कॉलेज का है। और एनसीसी की जो लास्ट कट ऑफ गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो 416 है, कोत्तागुड़म और भद्राद्री, कोत्तागुड़म भद्राद्री उसी को कहते हैं। और कैप चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल जो है ना उनका जो गया है 214, और ये है मंचिरियाल मेडिकल कॉलेज का। तो ये थे जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ। और ऐसे ही जो है ना प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी, देखिए हमारे पास 3 किस्म के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी हैं, और मुस्लिम माइनॉरिटी के 4 कॉलेज हैं। तो सबका अलग अलग जो है ना कट ऑफ जाता है। तो प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी का ये सारी जो है ना मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कन्वेनर कोटा जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट कोटा की तरफ हम नहीं आए हैं। तो ये बच्चों, क्योंकि अभी जो है ना हमारा पहला काउंसलिंग का सेशन ही इससे बाहर होने के बाद वो लोग मैनेजमेंट कोटा में जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक अलग से जो है ना वो रख लेंगे। तो इसमें जो है ना प्राइवेट जो नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है उसमें ओपन का जो कट ऑफ है वो 452 मार्क्स है। सुरभि मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट, फादर कोलंबो कॉलेज वरंगल, और टीआरएम मेडिकल कॉलेज पट्टनचेरू, ये तीनों कॉलेज में ये 452 मार्क्स के जो कैंडिडेट्स थे, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उन्होंने जो प्रेफरेंस दिया था यानी कॉलेज को लेकर, तो उस एतबार से जो है ना इन लोगों को ये 452 मार्क्स जो भी लिए हैं उनको इन 3 कॉलेज में एडजस्ट किया गया। उसके बाद बीसीई का जो है वो 382 मार्क्स है, ये भी जो है ना सुरभि मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट और फादर कोलंबो वरंगल। और बीसीबी का जो है ना 434 मार्क्स 434, ये भी जो है ना फादर कोलंबो और भास्कर मेडिकल कॉलेज हमारा जो मोइनाबाद में, तो ये बीसीबी का। और बीसीसी जो क्रिश्चियंस के लिए मख्तस है वो है 377, और सीएमआर मेडिकल कॉलेज मेडचल का जो है ना उसका है। और बीसीडी 440, और ये भी फादर कोलंबो मेडिकल कॉलेज वरंगल का है। बीसीई पर्टिकुलरली हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, तो इसका कट ऑफ गया है 432। देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बीसीई गया 433 काकतिया का, और ये 432, तो एक नंबर का। जी हाँ, इसी वजह से जो है ना बच्चे थोड़े कंफ्यूजन में कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या इतना कम जाता है, तो उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर सीट खाली थी, और वो इस वैकेंसी में जो है ना फिजिकल आपको रिपोर्ट करना था। हो सकता है कि दूसरे बच्चे नहीं आए होंगे और सिर्फ लड़की के लिए मख्तस थी, तो इसको मिल गया, ऐसा हो सकता है। तो ये 432 जो कट ऑफ है वो सुरभि मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट और मल्ला रेड्डी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ पर भी फिर लड़की का मामला आ गया। उसके बाद इसलिए लड़कियां ज्यादा लिख रही हैं। मैंने वही बताया, करीब 14 लाख के करीब हो गए, 13,83,000। तो एससी का जो है ना 390 है, फादर कोलंबो वरंगल और मल्ला रेड्डी हैदराबाद जो कोएड है। मल्ला रेड्डी के 2 कॉलेज हैं, एक कोएड है और एक वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है। और शेड्यूल ट्राइब है वो है जो है ना महावीर मेडिकल कॉलेज विकाराबाद का। और ईडब्ल्यूएस, इसको भी जो है ना खास तौर से हमारे बच्चे जानना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का है ना 450, ये है प्रतिमा मेडिकल कॉलेज करीमनगर का। और फिजिकली हैंडीकैप्ड का है 216 जो मल्ला रेड्डी कोएड कॉलेज का है। और एनसीसी का जो है ना 441 है। आरवीएम मुलुगु जो सिद्दीपेट की जो रोड पे है, मुलुगु जो मुकाम है वहाँ पर जो है ना आरवीएम मेडिकल कॉलेज जो है उसका कट ऑफ है। और ये कैप का जो है ना चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल का 166, ये मेडिसिटी घनपुर का है, मेडचल के पास जो मेडिसिटी है। अब आते हैं हम जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की तरफ। तो हमारे जो 4 मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, नहीं ये कन्वेनर कोटा जो फ्री, जिसको हम फ्री सीट कहते हैं, जिसकी फीस 60,000 रुपए होती है प्राइवेट की, नॉन माइनॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो। मिनिमम फीस क्या होती है? अहम सवाल है यहाँ पर बच्चों के लिए। और मैक्सिमम फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तेलंगाना एरिया में चाहे किसी मेडिकल कॉलेज का हो, उसकी है 10,000 रुपया हर साल पर एनम, 10,000 पर एनम प्लस
सम एडिशनल एक्सपेंडिचर, इट कम्स अराउंड 25,000 वन टाइम रहता है वो। उसके बाद से फिर आपको हर साल 10,000 ही पे करना है, चाहे आप उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए, चाहे आप जो है ना आसिफाबाद में लीजिए, चाहे निर्मल में लीजिए, या कहीं पर भी लीजिए। आप जितना जिक्र किया आपने सरकारी ये 10,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है। प्राइवेट का जो है नॉन माइनॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, इनका है 60,000 रुपीज पर एनम, 60,000 पर एनम। इसके अलावा जो है ना खुद यानी KNRUHS ने परमिशन दिया है कि कॉलेज के एक्सपेंसेस के लिए वो लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए कुछ और क्लेम कर सकते हैं। तो जनरली जो है ना अराउंड 1,10,000 तक जो है ना पेमेंट पर एनम जो है ना इसका। तो ये प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट टाइम में कितना पे करना पड़ेगा? 60,000 आपका, ये 60,000 प्लस आपका जो है ना वो मिसलेनियस कॉलेज का जो होता है 1 लाख पकड़ के चलिए, और कुछ कॉलेज 1,10,000 भी लेते हैं। कोई यानी फिक्स उसका वो नहीं है, ट्यूशन फी फिक्स है। अच्छा, उनकी जो मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस का मामला है वो फिक्स नहीं है। अच्छा, तो इस एतबार से जो है ना तो प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन फी कितनी फिक्स है? 60,000 ये फिक्स है। इसको पकड़ के चलिए आप, 60,000 हमारी जो है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है। ठीक। तो दक्कन मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ गया है लास्ट ईयर का, वो है अच्छा, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है मुस्लिम माइनॉरिटी में, कि सिर्फ आपका मुस्लिम होना काफ़ी है और उसके लिए आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता रिजर्वेशन जो है ना NCC का, PWD का और कैप का होता है। तो ये जो है ना ये 3 अलग से, क्योंकि इसमें वो नहीं आते हैं, जैसे ये BC है, BCB है, BC ये आता नहीं है यहाँ पर। आपका सिर्फ मुस्लिम होना काफ़ी है और आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये जब आपके पास है तो आप इन कॉलेज में जो कंसिडर होंगे। तो इसका कट ऑफ जो है ना दक्कन का 513 513 मार्क्स है, और कैंडिडेट जो है ना 95,873 इसका जो है ना रैंक है कैंडिडेट का। उसके बाद है शादान का जो है ना 471 है, 471, और इस कैंडिडेट का जो है ना रैंक जो है ना 1,38,514, 1,38,514। और VRK वुमेन्स मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों, जैसे मल्ला रेड्डी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज जो है ना सिर्फ लड़कियों के लिए इररेस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड। यहाँ पर जो है ना सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है ना ये मख्तस है, ये कॉलेज है VRK वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। तो इसका कट ऑफ गया है 449, तो इसका रैंक है 1,64,047, 449 मार्क्स है इसके, और रैंक जो है ना 1,64,047। और सबसे आखिर जो कट ऑफ गया है वो है आयन मेडिकल कॉलेज का, जो वही भी ये भी कोएड कॉलेज है। तो इसका जो है ना 433 मार्क्स, और इसको रैंक है जो है ना 1,84,179। तो इस एतबार से जो है ना इन 4 कॉलेज का जो कट ऑफ गया है, तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि आगे आने वाला जो कट ऑफ रहेगा, इस साल का जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, तो मोस्टली हमेशा होता यही है कि हर साल जो पिछले साल का जो कट ऑफ होता है, जैसा कि आपने कहा कि पिछले साल जो है ना 21 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, इस साल जो है ना 24 लाख के करीब हो गए, तो बढ़ गई है तादाद। तो उसी एतबार से जो है ना जब कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्क्स भी जो है ना बढ़ते जाएंगे, रैंक भी बढ़ता जाएगा। कितना फर्क हो सकता है आपके अंदाजे के मुताबिक? तो जनरली होता यह था पहले, हम यानी कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, हम कोविड से पहले जो है ना 10 से 15 मार्क जो है ना जंप होते थे, इंक्रीज होते थे। लेकिन कोविड के बाद जो है ना ये थोड़ा सा नीचे आ गया था, इवन लास्ट ईयर भी जो है ना थोड़ा नीचे आ गया था। तो ये 433 लास्ट ईयर का था। लेकिन इस बार जो है ना इंटेलेक्चुअल जो हैं हमारे एक्सपर्ट जो हैं और लोग जो हैं ना, सबका प्रिडिक्शन ये है कि इस बार कम से कम 15 से 20 मार्क्स का जो है ना इजाफा होगा, हो सकता है, इंक्रीज होगा। तो अब बच्चे जो है ना बहुत आसानी के साथ इसको वर्कआउट कर सकते हैं। आप अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, आयन मेडिकल कॉलेज में लेना चाह रहे हैं समझिए, तो 433 प्लस 20 कर लीजिए, हाँ, मतलब 453। थोड़ा एक अंदाजा बैठ सकता है। अंदाजा तो मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि 453। चलिए 453 को हम भूल जाते हैं। अगर आपके पास 450 मार्क्स भी हैं तो यूँ समझिए कि यू आर इन ए सेफ जोन। अच्छा, ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई मुझे फर्स्ट सेकंड राउंड में तो सीट नहीं आएगी। ये जो कट ऑफ जो जाता है ना, ये बिल्कुल मापअप के बाद स्टे वैकेंसी जो होती है, अगर होती है तो, नहीं तो मापअप पे अगर जो क्लोज हो जाता है, मापअप पे जो है ना ये कट ऑफ करा मुश्किल हो जाती है। तो आपको इस साल भी जो है ना मापअप में हो सकता है कि 450, और अगर से बहुत ही यानी खुशकिस्मत हैं बच्चे और यानी ज्यादा जो है, अच्छा ये पास परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है। अच्छा,
कट ऑफ जो है हाईएस्ट क्या होना चाहिए? अब जो बच्चे लिख कर आए हैं, जो बच्चे हैं, अब ये गवर्नमेंट का 180 जो है उनके क्वेश्चन, तो मैं बताया ना आपको, ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो इनका यानी ओपन में जो टॉप गया है वो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और हमारे, मैं अभी 1 मिनट जी निकालिए, सारे डिटेल दे ही देंगे जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे इम्तिहान लिखने के बाद काफी बेचैन हैं कि क्या होना चाहिए हाईएस्ट। देखिए उस्मानिया मेडिकल कॉलेज का जो ओपन है कट ऑफ वो है 615, मतलब सब उसके ऊपर गए हैं। ठीक, तो मतलब मैं समझता हूँ कि 680 690 के बीच कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को। फिर ऑल इंडिया कोटा के बच्चे भी अलग आते हैं, तो उनका इससे भी ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट में जो अगर ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो क्या 650 अगर वो अबो चाहिए, 650 अबो चाहिए, 680 तक आपको चाहिए 680 अगर 650 वाले को क्या करना चाहिए? 650 वाले को जो है ना, यहाँ का जो स्टेट का जो कैंडिडेट है, अल्लाह चाहे तो जो है ना उसको एडजस्ट हो जाएगा। देखिए 615 है ना, 615 में 20 मिलाएंगे आप 635 हो जाएगा। 650 वाला जो बच्चा है वो कट ऑफ के लिए सेफ है। अच्छा, लेकिन टॉप में जो है फर्स्ट एक तरह से वो सेफ जोन में है। लेकिन अगर आप फर्स्ट लिस्ट में आना चाह रहे हैं, समझिए फर्स्ट लिस्ट के लिए आना चाह रहे हैं, तो आपको 680 700 के बीच में रहना पड़ेगा। ओके, 680 और 700 के बीच में रहना, तो फर्स्ट लिस्ट में, फिर सेकंड लिस्ट, फिर उसके बाद थर्ड लिस्ट जिसको हम माप अप कहते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इससे वैकेंसी होती है। तो ये जो कट ऑफ का जो हमारा जाता है लास्ट कैंडिडेट रिपोर्टेड का होता है। तो अब इसके ऊपर जो जाते हैं ना वो जो है ना 680 है, मैं वो भी फिगर है मेरे पास, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इंशाल्लाह जनरल बता देंगे। तो इसके बाद गांधी का जो है ना 646 है, गांधी का बढ़ के है। ठीक, क्योंकि देखिए आप 640 से मतलब 650 पकड़ के चलिए। बिल्कुल। तो लास्ट ईयर 650 गया था, तो इस बार जो है 680 690 जाएगा बिल्कुल, तो आसानी के साथ। और ऐसे अगर चाहे बीसीई की तरफ आते हैं तो उस्मानिया का 591 और गांधी का 597, बीसीई का बढ़ गया जी 600 हो गया। देखिए लाजमी फिर दूसरों का भी बढ़ेगा जी 600 या लास्ट कैंडिडेट का है। तो इस एतबार से जो है ना आप 620 ऐसा कुछ लाएंगे कैंडिडेट तो बीसीई का कंसिडरेशन में आएगा। और गांधी में अगर आपको लेना है तो 670-80 के करीब आपको जाना पड़ेगा। ऐसे ही काकतिया का भी जो है ना, काकतिया का थोड़ा कॉलेज बहुत यानी टॉप की कॉलेज है काकतिया, लेकिन चूंकि हमारे बच्चे हैदराबाद सिकंदराबाद छोड़कर जाना नहीं चाहते, स्टैंडर्ड को नहीं देखते, वो हमारा शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो इस एतबार से जो है ना थोड़ा सा अदला के बच्चे ले लेते हैं, जो विलेजेस के हैं, टाउन के हैं, वो बच्चे ले लेते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस होता है उनका। तो उसका जो कट ऑफ गया था 586 है और बीसीई का जो है 433 है। अगर हम ईडब्ल्यूएस में आएंगे तो उस्मानिया का 597 है, गांधी का 605 है और काकतिया का 571 है। इसी तरह आदिलाबाद का है, निजामाबाद का है, ये सब इसके नीचे है सब। और साहब एक कॉलर है, देख लेते हैं अगर क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल करें, पहले अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल आरिफ रफ साहब से है। जी बताइए। मैं मोहम्मद फारूक हूँ, टोली चौकी से। जनाब, सवाल ये था कि आजकल जो कैरियर गाइडेंस को लेके बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं जी, मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे हमारे कैरियर के लिए ऑप्शंस क्या क्या है? जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, पिसिकल्चर है, या कोई और मेडिकल डिग्रीज है, वेटरनरी साइंसेस है, इसके लिए बच्चे ज्यादा तरजीह नहीं देते हमारे। और दूसरा एक अहम सवाल ये है कि डिप्लोमा कोर्सेज कोई ऐसे हैं जो अपने आगे रोजगार के लिए सहूलत फराहम कर सकते जी, तो बच्चों के ऊपर भी और पेरेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं हो सकते। और जो बच्चे दूसरे नफ्सियाती तौर पे जो मुतासिर है अपनी लाइफ को लेके, उनको थोड़ा काउंसलिंग की जरूरत है। उसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं या आपके तासुरात क्या है? बिल्कुल बताइए, थोड़ा सा मैं वजाहत चाहता हूं। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। शुक्रिया फारूक साहब ने सवाल किया, बहुत अहम सवाल थे आपके भी, कि चलिए इन्हीं का जवाब दे देते हैं क्योंकि टीवी देख रहे हैं, इसको कर लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं इसके अलावा? देखिए फारूक साहब, जहाँ तक यानी आपका सवाल है कि एमबीबीएस और बीडीएस या फिर आयुष के जो कोर्सेस हैं उनको छोड़कर अगरचे हम वेटरनरी और एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं तो वेटरनरी जो है एमबीबीएस की मानिंद ही 2 हिस्सों में मुनक़सम है। अच्छा। 2 हिस्सों में तकसीम है। इसमें भी जो है ना 15% ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स को लिया जाता है और 85% लोकल कैंडिडेट्स को लिया जाता है वेटरनरी के। और दोनों किस्म से जो है ना इसमें एडमिशन होते हैं। नीट के थ्रू 15% ऑल इंडिया कोटा का वेटरनरी का एडमिशन होता है, लेकिन कट ऑफ जो है ना करीब 600 के ऊपर जाता है।
अच्छा। और लोगों का कहना ये है, लोगों का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है और खुद मेरा भी मानना ये है कि एमबीबीएस से भी बेहतर अगर से कोई कोर्स है, एमबीबीएस से बेहतर, अरे वाह, ये आप ये लफ्ज के ऊपर ध्यान दें, बिल्कुल, एमबीबीएस से भी एक बेहतर कोई कोर्स है तो वो वेटरनरी कोर्स है। ओह माय गॉड, जिसको हमारे बच्चे जो है ना उमूमन जो है बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो वेटरनरी किए हैं या कर रहे हैं आप उनसे पूछिए। अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, आपका जो है ना अपॉइंटमेंट जो है वेटरनरी डिपार्टमेंट में हो चुका होता है और डायरेक्ट गेजेटेड पोस्ट। ये जानकारी नहीं है लोगों को, ये नहीं है, अवेयरनेस नहीं है बच्चों में। हमारे जहन में खाली दो ही चीज़ें बैठी है, एमबीबीएस बीडीएस। एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिलने की सूरत में यूनानी में जाएंगे या जो है ना होम्योपैथी में जाएंगे, आयुर्वेद में, यही दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन जैसा कि फारूक साहब बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि भाई हमारे पास कई ओपन ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे चूंकि अवेयरनेस नहीं है, हम लोग जो है ना लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाते नहीं है, तो लोगों के जहनों में एक ही बात बैठी है कि भाई एमबीबीएस और बीडीएस के सिवाय बच्चों इतना, मैं मानता हूं कि एमबीबीएस कोर्स को जो है ना किंग ऑफ एजुकेशन कहा गया है, क्योंकि इंसान की जिंदगी के से उसका जो है ना वो है अटैचमेंट है। तो इस एतबार से जो है ना बेशक एमबीबीएस का कोई सानी नहीं है। आप आईएएस भी अगर चेक करेंगे तो अगर आईएएस के पेट में तकलीफ हो रही है तो फिर वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो इस एतबार से जो है तो वेटरनरी में बहुत ही ब्राइट ऑप्शंस हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको यहाँ पे एफसेट जो एग्जाम आप देते हैं ना, एफसेट, हमारे स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया कोटा में तो आपको जो ना 15% मिल जाएगा, जो 600 अबव मार्क्स आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे एफसेट अभी जो हमारा जो लास्ट 7th और 8th को होने वाला है, कल होने वाला है बायोलॉजी का, उसमें कैंडिडेट्स को कम से कम 160 मार्क का होता है वो। अच्छा, तो 160 मार्क में कम से कम उनको जो है ना 150 और 155 के बीच में मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो जब भी वेटरनरी की सीट जो है ना आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुझे मिलने वाली है, वरना जो है ना सीट्स बहुत कम है और आपका रैंक भी जो है ना बड़ी मुश्किल से 2000 और 3000 के बीच में आना चाहिए, उसके ऊपर आएगा तो आप वेटरनरी के लिए सोच नहीं सकते। ठीक, अच्छा, इसे जी इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था, मैंने कहीं पढ़ा कि मिनिमम अगर 300 कट ऑफ अगर आपका आ रहा है तो एमबीबीएस के अलावा, चूंकि फारूक साहब ने वही पूछा, तो किन किन सेक्शन में बच्चों को सोचना चाहिए? बहुत सही है, BUH और BAMH, इस तरह की चीज़ें हैं और भी। तो जैसा हम एग्रीकल्चर की तरफ भी चलते हैं, बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर भी बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जी। चूंकि थोड़ा सा फील्ड वर्क ज़्यादा होता है तो हमारे बच्चे उसको प्रीफर नहीं करते, क्योंकि हम ज़रा आराम के आदी हो गए हैं और वो निज़ाम की जो एक परंपरा चली आ रही है तो आज भी वो हमारे अंदर बाकी है। तो मेहनत, हालांकि हम मेहनत करते ज़रूर हैं, लेकिन सही जो रास्ता है, सही जो मुकाम है, वहाँ पर हमारी मेहनत नहीं होती है। तो एग्रीकल्चर भी जो है ना वेटरनरी के बाद अगर कोई बेस्ट कोर्स है तो वो है एग्रीकल्चर, जिसमें कई शोबे हैं, हार्टिकल्चर है, गार्डनिंग है, कई चीज़ें हैं। वेटरनरी में भी फिशरीज है, वाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन, कई चीज़ें, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन है, कई चीज़ें हैं, समझिए आप। तो अगर ये कोर्स हमारे बच्चे करते हैं तो इसमें इनके प्रॉस्पेक्ट बहुत ही ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। तो मैं बच्चों से वाकई जो है ना मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग एमबीबीएस बीडीएस में खुदा ना खास्ता अगरचे जो है ना वो नहीं करते हैं, तो कल आपका 7th और 8th में जो है ना आपका एग्जाम है जी, तो उसको आप जो है ना अच्छी तरीके से क्रैक करने की कोशिश कीजिए। 160 में से 150 155 मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। एमबीबीएस से बेहतरीन कोर्स आपको वेटरनरी का मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा। अब इन चीज़ों से हटके जैसे पैरामेडिकल की भी बात है, जी हाँ, जैसा पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, नर्सिंग वगैरह के, तो नीट से रिलेटेड जो है ना 4 कोर्स हैं। एक जो है ना 15% वेटरनरी का है, अब आपका मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस और आयुष आ गया आपका, और एक आखिरी जो है ना वो है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग भी है ना ऑल इंडिया कोटा का जो वो होता है, सिलेक्शन होता है, वो नीट के थ्रू ही होता है। अगर नीट में आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए जो है ना आप ऑप्ट कर सकते हैं। और आज मैं समझता हूं कि डॉक्टर से भी बेहतरीन प्रोफेशन बीएससी नर्सिंग का है जी, बीएससी नर्सिंग का है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर तो खाली बता दिया चलेगा, इनका ये कर दीजिए, ट्रीटमेंट ये कर दीजिए, वो कर दीजिए बोल के, लेकिन प्रैक्टिकली जो अटेंड करते हैं वो नर्सिंग स्टाफ ही होता है। हाल ही में इनकी मांग बैरून ममालिक में बहुत ज्यादा है और पर्टिकुलरली मेल कैंडिडेट्स में बहुत कम है।
अच्छा। फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो होती हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट्स में बहुत कम है। तो लड़के अगर बीएससी नर्सिंग करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि अब्रॉड में जो है आपका बड़ा डिमांड है, तो आप वहाँ जाएंगे तो बहुत कुछ कमाने के काबिल हो जाएंगे। नहीं तो भी कम से कम इंसानी जो है ना आप एक खिदमत करने के जो है ना आप उसका सवाब अलग मिल जाएगा आपको। तो बीएससी नर्सिंग बेहतरीन कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। इनके अलावा जो है ना, और बीएससी नर्सिंग के लिए भी जो है ना आपको 2 ऑप्शंस हैं। ऑल इंडिया कोटा से भी आप आ सकते हैं नीट के थ्रू, और एफसेट के थ्रू भी आप आ सकते हैं KNR के थ्रू। तो यहाँ पर भी जो है ना आपको 2 ऑप्शन है। उसके हट के जो डिप्लोमा कोर्स है, जैसे आपने बताया कि एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, और आपका ऑप्थल है, कई ऐसी चीजें हैं कि कई कोर्सेस हैं। उनमें जो है ना आप ये एफसेट के थ्रू भी जा सकते हैं, और कुछ कोर्सेस में जो है ना KNR में इंटर के मार्क्स की बेसिस पे भी जो सिलेक्शन होता है जी। तो उस एतबार से जो है ना आप अगर से MBBS BDS में मिसाल के तौर पर 2 बार रिपीट कर लिए, 3 बार रिपीट कर लिया, अब आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज की तरफ भी जो है ना जा सकते हैं। और ये भी जो है ना खिदमत खल्क के ही कोर्सेस हैं, इसमें भी जो है ना आपको खिदमत खल्क करने का पूरा मौका मिलता है। तो फिर और एक बात पाई जाए, बच्चे जो है हमारे डिस्गस्ट हो जाते हैं। मैं अपने हर सेशन में, चाहे वो TV का हो या मेरा अपना फिजिकल जो मेरे सेमिनार्स होते हैं, हर सेशन में हमारे बच्चों से एक ही बात कहता हूं मैं कि बेटा जो कुछ करता है अल्लाह ताला हमारी भलाई के लिए करता है। बिल्कुल। तो हमको हमेशा उसके ऊपर साबिर होना चाहिए। तो आपको इस बार अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो इसके माने ये है कि अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर कुछ देना चाहता है, इसीलिए जो है ना आपको इस साल ये एडमिशन नहीं दिया है। हो सकता है कि आपको इस साल जो है ना छोटी सी कॉलेज में, जिसको सब स्टैंडर्ड कॉलेज कहा जाता है, उसमें एडमिशन मिलने वाला था, होगा, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि तुमको उस्मानिया और गांधी में एडमिशन मिले, तो वो आने वाले साल के लिए आपको मौका फराहम कर रहा है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो गांधी और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसे अच्छा वो नहीं है, समझिए आप अदर कोर्स करेंगे आप। अब आयुर्वेदा की एक डॉक्टर हैं हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने कहा कि मुझे MBBS में एडमिशन मिला था, मैंने छोड़ दिया, छोड़ के आयुर्वेदा की तरफ मैं गई, आयुर्वेदा किया और उसके ऊपर इतनी रिसर्च की मैं, तो आज मेरा मुकाम यह है कि लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 महीने पहले से बुक करते हैं। अच्छा, ये मुकाम उन्होंने किए। और फिर बुकिंग लेने के बाद भी सुबह अगर से 11 बजे आके बैठे तो उनका टर्न जो है ना 5 बजे आता है जी। तो देखिए कहीं पर भी आदमी में अगर एक जुस्तजू है और एक जो है ज़ील है आपके अंदर, तो आप जो है ना उस फील्ड में अपना, देखिए फॉर एग्जांपल मैं हूं, समझिए मेरा काउंसलिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का ESI से रिटायर्ड हूं, लेकिन इसमें जो है ना चूंकि मैं मेरी बच्ची के वक्त जब उसका एडमिशन हो रहा था MBBS में, डॉक्टर बुशरा सुल्ताना का, अभी तो वो MRCM कर लिया लंदन से, रॉयल कॉलेज की जो है ना मेंबर है, तो उसके वक्त जो मैं तकलीफ उठाया था, तो मेरे जहन में एक बात आई कि भाई तजुर्बा हो गई, तजुर्बा हो गया, दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचे। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अब अल्लाह के फजल करम से सब्जेक्ट मुझे जो है ना तकरीबन मुझे मालूम है। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे किसी में, तो ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट में आप जो ना माहिर बन जाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं है आवाम की खिदमत करने के लिए, कई पेशे हैं जिसके जरिए आप जो है ना आवाम की खिदमत कर सकते हैं। तो फारूक साहब ने बहुत ही बेहतरीन जो है ना एक वो दिया है, हमको पॉइंट दिया है जिसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो बेटा अगर आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है या लोएस्ट मार्क आए हैं, तो भूल जाइए कि आपको जो है ना ये एक ही सारी दुनिया MBBS BDS पे आके खत्म तो नहीं होती ना। बिल्कुल, कई रास्ते हैं आपके पास। और एक अहम चीज़ ये है कि इस तरह के इम्तिहान में, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरमीडिएट या 10th के एग्जाम्स के बाद एक खबरें आई थी कि 4 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं, 6 बच्चे एक्सीडेंट में चले गए। तो ये सिर्फ दुनिया में आपका एक पढ़ने लिखने वाला एक इम्तिहान है, जिंदगी का इम्तिहान नहीं है। तो जिंदगी तो अब तो आपसे और भी बहुत इम्तिहान लेने वाली है। तो ऐसे में आप इसको आखिरी स्टेज ना माने, कोशिश करते रहें। APJ कलाम साहब ने यही कहा था कि अगर आप पहली बार फेल होते हैं तो वो फेल नहीं है, वो आपको तजुर्बे की तरफ लेके जा रहा है। आप तजुर्बा कर रहे हैं, तो जब सेकंड टाइम आप जाएंगे अपेयर होने के लिए, तो उस वक्त आपके लिए जहन में होगा कि मेरी कमजोरियां कहाँ कहाँ थी, तो आप अपनी कमजोरियों पर नजर रखते हैं। तो इसलिए अब्दुल रब साहब का जो एक्सपीरियंस है, उनकी बेटी के लिए देखिए इतनी मेहनत करके, रिसर्च करके वो आपके लिए ये सारा मटेरियल लाए हैं कि कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है नीट के बाद। अब्दुल साहब, जिस तरह से नीट का इम्तिहान हो गया, कट ऑफ भी आपने बता दिया कि हाईएस्ट कितना हो, और दूसरी चीज़ आपने ये भी बता दी कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर बहुत लो लेवल पर अगर कोई लड़का है जिसकी तैयारी नहीं थी, इंटरमीडिएट के मार्क्स भी कम थे, आपने जैसा कि एक पॉइंट दिया कि इंटरमीडिएट के मार्क्स भी बड़ी अहमियत रखते हैं, तो इंटरमीडिएट का हाईएस्ट स्कोर क्या होना चाहिए ताकि नीट में जाके वो आपको सपोर्ट कर सके?
इंटरमीडिएट के जो टोटल जैसे नीट का 720 मार्क्स का पेपर होता है, इंटरमीडिएट का जो है ना 160 मार्क्स का होता है। तो उसमें मैंने बताया कि 150 और 155 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आप वेटरनरी में जा सकते हैं, उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो बी फार्मेसी है आपके पास, फार्म डी है आपके पास। लेकिन फार्म डी के लिए जो है ना मैं लड़कियों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा, एक तो बड़ा यानी लेंदी कोर्स है, 6.5 साल का कोर्स है, फिर इंटर्नशिप वगैरह मिला के जो है ना तो शादी ब्याह के मसले हो जाते हैं, और वैसे जो है ना उसने ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स भी नहीं है उसके राइट। तो इस एतबार से जो है ना फार्म डी की तरफ मैं बहुत ज़्यादा जो है ना किसी को वो नहीं करूँगा, एडवाइस नहीं करूँगा। बी फार्मेसी आप कर सकते हैं और अदर कोर्सेज भी हैं आपके पास करने के लिए, पैरामेडिकल्स हैं। तो इस एतबार से जो है ना अगर आप मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास पैरामेडिकल में पर्टिकुलरली। तो इंटरमीडिएट की बेसिस पे आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी एब्सेट में जो है ना हर कोर्स के लिए एब्सेट पास करना ज़रूरी नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। आप उन एग्जाम जैसे रेडियोलॉजी के लिए निम्स वाले करते हैं और कामिनेनी वाले करते हैं, अपोलो वाले करते हैं। तो ये एग्जाम्स आप लिखिए। रेडियोलॉजी में बहुत टॉप का डिमांड है, रेडियो टेक्नीशियन जिसको हम कहते हैं ना। तो आप डॉक्टर, अगरचे आप डॉक्टर नहीं है, एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियो टेक्नीशियन बन जाइए, तो वही काम तो वही होगा ना, उसके साथ ही रहेगा आपका। तो इस एतबार से जो है ना आप कई फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ऑप्शन में जा सकते हैं। और आप देखे होंगे ऐनक लगा के आपको जो देखने वाले होते हैं, क्या डॉक्टर थोड़े ही होते हैं, ऑप्शनिस्ट होते हैं। तो इस एतबार से एक सवाल है रब साहब, सवाल ये भी है कि क्या बिना नीट के एमबीबीएस किया जा सकता है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर? क्या कुछ तरह का कोई तरीक़ाकार है? नीट के लिए हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, आप बगैर नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स, देखिए हर साल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जैसे लास्ट ईयर 137 क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दिया गया था। जो बच्चे 137 स्कोर किए हैं वही जो है ना अप्लाई करने के काबिल होंगे, चाहे वो एडमिशन मिलता हो नहीं मिलता हो अलग बात है वो, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो 137 के नीचे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उसको रिड्यूस किया जाता है जब आयुष कोर्सेज का मामला आता है। तो वो जो है ना कम, जैसा कि आपने कहा कि 300 मार्क्स या 300 के करीब जो मार्क्स है तो उनकी एडमिशन के लिए जो है उसको जो है ना कम किया जाता है। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है नीट के, ये आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, चाहे आपको इंडिया में अप्लाई करना हो, इंडिया के बाहर जाना हो। बाहर की यूनिवर्सिटीज भी जब तक आपके पास नीट का सर्टिफिकेट नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है आपको एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ लोग जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स क्योंकि एक रुझान बन गया है हिंदुस्तान में, नहीं तो चलिए बाहर चलते हैं, सस्ते में भी हो जाएगा। तो भी 137 आपके मार्क्स होना ही है इस साल कितने होते हैं हमको पता नहीं है। अगर वो मार्क्स आपके पास नहीं है तो आप बाहर भी नहीं जा सकते। अगर आप चले भी गए, कुछ लोग लेके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए साहब, ये कमर्शियल ये हो क्या गया है, मेडिकल साइड जो है एक माफिया बना हुआ है, मेरी नजर में माफिया बना हुआ है। देखिए कल जो पेपर लीक का जो वो आया ना, तो वो ये क्या है, माफिया ही है और कुछ नहीं है। ये सारी क्रिएट किए हुए चीजें हैं ये। अब इसके ऊपर तो लेंदे आप 10 घंटे जो है ना डिस्कस भी करेंगे तो मसला हल नहीं। कॉलर और जुड़ गए हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जनाब कौन? जी मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा है साहब। जी मुर्तजा साहब जी, मेरा सवाल क्या है बोलते, नीट से नहीं है साहब, ये जेई मेन से है। जेई मेंस, जी जेई मेन का क्या है बोलते साहब, मेरे लड़के को वो 95 परसेंटाइल आया जी। बोले तो रैंक है ना EWS में 13,000 आया। अच्छा है ना, उसका CRL रैंक है 80,000। अच्छा, इसके ताल्लुक से है ना मैं किसको पूछूं, क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसा चॉइस फिलिंग का। अब एडवांस तो लिख रहा हूँ जी, इसके लिए कैसा कुछ है क्या आपके पास इसके बारे में? हाँ जी इंशाल्लाह बताएंगे जी। रब साहब, यहाँ तक जेई का मामला है उतना मेरा भी उसमें तजुर्बा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है तो जो मार्क्स आप बता रहे हैं उस एतबार से मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आखिरी वक्त में जो है वो EWS में 13 है और CLS में जो है 80,000 है। जेई में जो है EWS का जो है ना 13,000 का कट ऑफ है और एक जो है ना 80,000 का कट ऑफ है। जी हाँ, तो इस एतबार से जो है ना अगरचे आपके बच्चे का इसके अंदर अगरचे है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगरचे इसको इस मामले में आपको और डिटेल चाहिए तो मेरे जो कुछ मिलने वाले प्रोफेसर हैं इसके,
तो उनसे भी जो है ना आप मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह कल या परसों जो है ना मैं आपको जेईई के बारे में उनसे जो है ना आपको वो करवा देता हूँ, मैं बात करवा देता हूँ, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हमारे जिलानी साहब ने जो है ना आपको एक हिंट दे दिया है कि 13,000 एंड 80,000, तो इस एतबार से जो है ना अल्लाह ने चाहा तो जो है आपके बच्चे को उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है। बहरहाल उम्मीद रखें इंशाल्लाह जो भी है बेहतर होगा, ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो मैं अपने नाज़रीन से, अभी वक्त हमारा इख्तिताम की तरफ है, 11:30 तक हमारा प्रोग्राम है। जो लोग इस वक्त मुनसिफ टीवी देख रहे हैं, नीट लिख चुके हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो 66666651 या फिर 66666652 पर कॉल करें। अब्दुल रब साहब नीट से मुताल्लिक आपके जो भी सवाल हैं उसके ज़रूर जवाब देंगे। अब्दुल रब साहब, जैसा कि आपने कहा कि कई ऐसे कोर्सेस हैं वो करना चाहिए, क्यों नहीं करते? क्या उसमें इनकम का सोर्स एक बहुत अहम मायने रखता है? क्योंकि नीट के बाद का लगता है कि नीट लिखा है, चलो भाई एमबीबीएस और बीडीएस जैसा आपने बताया है, तो क्या इसके नीचे वाले जो कोर्सेस हैं, नीचे तो नहीं कहूँगा, वो भी इक्वल ही कोर्स है, उसमें भी जैसा कि आपने खिदमत खल्क भी है उसमें, तो क्या यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन को जहन में रखते हुए ये सारी चीज़ें होती हैं? देखिए हाईएस्ट सैलरी क्या होती है अगर मैं बात करूँ BOMH में, BAMH में या यूनानी में? जी, देखिए मेरा जो 2009 से तजर्बा है जी, इस फील्ड में 2009 से मैं दाखिल हुआ, बड़ा लंबा वक्त है जी। तो मैंने ये महसूस किया है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक अपनी अपनी सोच होती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि इस फील्ड के लिए एमबीबीएस हो या बीडीएस के लिए लड़कों से या लड़कियों से, कैंडिडेट से ज़्यादा जी इसमें जो है ना माँ बाप का इंटरेस्ट होता है। हाँ, और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा या लड़की जो भी है वो एमबीबीएस बने। एक ईगो का मसला होता है, क्यों बने, मेरे फलां रिश्तेदार का बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, वो जो है ना सी कैटेगरी में एडमिशन लिया है, 1.5 करोड़ रुपया वो पे करे हैं, तो मेरा बच्चा कम से कम मैं बी कैटेगरी में उसको एडमिशन दिलाऊंगा, अगर ए कैटेगरी में नहीं मिलता है तो मैं 15 लाख देने के लिए तैयार। तो ये क्या हो गया है, माँ बाप की दिलचस्पी इस मामले में बहुत ज्यादा हो, बल्कि एक दबाव है बच्चों के ऊपर। आपने अभी जो खुदकुशी वाली जब बात कही ना, दबाव की वजह से मुझे ये महसूस होता है कि हम बच्चों के जो ज़हनियत है ना उसको समझने से खातिर हैं। हम बच्चों के ऊपर हमारे अपने जो ख्वाहिशात हैं या हमारे अपने जो डिसीशंस हैं वो जो है इम्पोज करना चाहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। उससे हो ये रहा है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। जैसे फारूक साहब ने अभी हमारे सवाल में कहा कि बच्चे डिप्रेशन का जो शिकार हो रहे हैं, बच्चे खुद से डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रहे हैं, उनको हम मजबूरन डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। तो मेरी बिलखुसूस वालिदैन से गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है कि भाई आप अपने बच्चे का रुझान देखिए, बिल्कुल पहले रुझान देखिए। आप देखिए कई ऐसे लोग, जैसे अभी मैंने कहा कि आयुर्वेदा में जो है ना हिमाचल प्रदेश की जो लड़की है, मुझे डॉक्टर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो आयुर्वेदा में कुछ ऐसे रिसर्च की है वो जो एलोपैथी को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं और लोगों की उसके पास लाइन लगी हुई है। तो आप बच्चों को पहले देखिए कि वो क्या करना चाहता है। और एक लड़के ने जो है ना पेपर, मैंने न्यूज़पेपर में या व्हाट्सएप पे देखा है कि वो जो है ना फैशन डिजाइनिंग की तरफ चला गया एमबीबीएस छोड़ के, और आज दुनिया का जो है ना टॉप मोस्ट फैशन डिजाइनर्स में उसका नाम आता है। तो इस एतबार से जो है ना हम बच्चों के रुझान को भी देखना चाहिए, उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरे बच्चा डॉक्टर, उनका फलां का बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना ही चाहिए, भाई हुक्कार ग्रुप, तो ये जो है ना बल्कि अपनी ख्वाहिशात थोपने से पहले बच्चों का जो रुझान, जैसा कि आपने कहा वो, और दूसरा उसको सब्जेक्ट पर थरो करें, परफेक्ट करें, और वो मेरे ख्याल से 10th से पहले ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, से करना पड़ेगा आपको, जिसको फाउंडेशन कहते हैं। देखिए हमारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फिजिक्स में जो बच्चे हमारे डरते हैं ना, उसका रीजन ये है कि इनका फाउंडेशन जो है ना बिल्कुल बिल्कुल खोखला होता है। और क्या है मालूम है कि हमारे बच्चे 10th तक जब आते हैं ना तो उनके जहन में कोई जो है ना एक प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, एक डिसीजन होता ही नहीं है कि उनको आगे चल के क्या करना है। तो 10th तक तो खाली पास कर ले रहे हैं आप, 11th में आने के बाद बच्चों का डिसीजन बाजू में रख देते हैं। वादन कहते हैं कि बेटा तो BPC ले ले, और नहीं तो आखिर में जो है ना MPC ले लिया तो फिर तो बीटेक कर ले, उसके बाद में जो है ना तो सऊदी चले जाए या, तो ये जो है ना डिसीजन ये गलत। आपको पहले से ही एक मेंटालिटी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये जो है फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे बच्चों में ना बहुत अहम, यानी वो बच्चे की माइंड को रीड करते हैं करके वो किधर उसका ध्यान जाए उसी तरफ जो है ना, और होना भी वो चाहिए। हाँ, बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वो कहाँ जाना चाहता है और उसको कैसी तैयारी करना है। तो ऐसे में आप अपने बच्चे की तैयारी को देखें, उसका इंटरेस्ट देखें।
और अगर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको तैयार करना चाहते हैं तो फिर जैसा गरब साहब ने कहा कि 6th क्लास से ही फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फाउंडेशन उसका घट करना बच्चे की मेहनत नहीं, पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, टीचर्स को भी करना पड़ेगा। अच्छा, आप जिस स्कूल में बच्चे को एडमिट करवा रहे हैं वहां का भी स्टैंडर्ड देखिए, टीचर्स का मुकाम देखिए, उनका क्या स्टैंडर्ड है, बच्चों को किस तरीके से डील कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख के आप अपने बच्चों को वहां पर डालिए। और बच्चे का जो है ना रुझान वहीं से बनाइए, बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है तो तेरे को डॉक्टर बनना है तो साइंस में तेरे को ये मार्क्स लाना है, तो मैथ्स में तेरे को, क्योंकि फिजिक्स भी इन्वॉल्व है तो तेरे को मैथ्स में भी तेरे को परफेक्ट होना है। आप बेसिक में बच्चों को जो है ना, आज मैं नीट के कुछ बच्चों के से मैं टच में रहता हूं तो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं मालूम है बच्चों को, तो नीट के फार्मूलास क्या करेंगे, फिजिक्स के फार्मूलास क्या करेंगे बच्चे। तो चूंकि अब वक्त मैं समझता हूं करीब आ रहा है, हाँ, 2-3 सवाल और हैं ज़हन में। हाँ, तो चीजें हैं कि अब जो जैसा कि कट ऑफ हाईएस्ट ले लिया है, लेकिन अब इसके लिए प्रिपरेशन कैसा हो, सर्टिफिकेट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या जमा करवाना चाहिए, कैसी जो है पूरी फाइल आपको तैयार रखनी है, उसके डिटेल भी थोड़ा बताएं, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, कॉलेज जाते हैं ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं, तो इसमें थोड़ी परेशानी होती है, ये बता दीजिए। हालांकि इंशाल्लाह इसके बाद हम जब रैंक वगैरह डिक्लेयर होगा तो पोस्ट नीट की भी हम एक काउंसलर रखेंगे, उसमें सारे डिटेल्स बताएंगे। लेकिन फीस की जैसे आपने बात कही वो एक क्लियर हो गया कैंडिडेट का, उसी तरह आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, सर्टिफिकेट जो है ना अभी से अगर ये लोग तैयार करके रख लें तो आगे चल के जो है ना परेशानी नहीं होती है। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेट जो है ना जिनको जरूरी है वो देख लीजिए। बाद बच्चे जो है ना सारे सर्टिफिकेट निकालने के चक्कर में भाग दौड़ करते रहते हैं, तो सारे सर्टिफिकेट सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ बच्चों के लिए कुछ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है और कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट वो है सर्टिफिकेट सभी के लिए। तो मैं इसका लिस्ट पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, तो आपको जो है ना आगे काम में आएगा। मैं स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया के लिए भी यही होता है, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट कम हो जाते हैं, स्टेट में कुछ सर्टिफिकेट बढ़ जाते हैं। तो उस एतबार से जो है ना नीट का जो यूजी रैंक कार्ड है, यानी अभी जो आपका रैंक डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर होने के बाद जब डिक्लेयर होगा ना, तो जब वो डिक्लेयर होगा तो उसके 3-4 कॉपी निकाल के आप रख लीजिए। उसको जो है ना आपको और ये मैंडेटरी है, आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद में आपका एसएससी का सर्टिफिकेट मेमो जो होता है ना एसएससी का, वो आपको रखना पड़ेगा। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो दो में से कोई है। तो मेरा जहां तक ख्याल है हर बच्चे के पास एसएससी होता है। 10th के बगैर तो जो 12th में जाता है, 12th के बगैर नीट लिखता ही नहीं है। तो इस एतबार से जो है ना आपको एसएससी का मेमो होना जरूरी है। और उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है आपका नीट का, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का जो आपका जो मेमो है वो आपका होना जरूरी है। और उसमें जो है ना कुछ बच्चों का एक वो होता है कि साहब हमारे पास लॉन्ग मेमो नहीं है, शॉर्ट मेमो है। चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, दोनों भी चलते हैं। जो भी आपके पास मेमो है उसको तैयार रख लीजिए। और उसके बाद में जो है ना आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट, जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो ये 6th to 12th आपके पास होना लाजमी है कि ये प्रूफ करने के लिए कि आप यहाँ के लोकल हैं। देखिए लोकल और नॉन लोकल और अनरिजर्व को लेकर बहुत बड़ा मसला है। तो तेलंगाना में जो कंडीशन है वो जो है ना बाई बर्थ, जैसे दूसरे अदर जैसे केरला में है, तो वो बाई बर्थ जो है ना पेरेंट्स के बर्थ को लेके भी वहाँ पे जो है ना कैंडिडेट्स को लोकल माना जाता है। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास जो है ना स्टडी सर्टिफिकेट को लेकर माना जाता है कि जब जो कैंडिडेट तेलंगाना में 6th to 12th कंटिन्यूअस पढ़ा है, 6th to 12th कंटिन्यूअस पढ़ा है, वो कैंडिडेट यहाँ का लोकल कैंडिडेट है। अब उसको जो है ना कोई दूसरी चीज सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लोकलिटी आपका लोकल जो है ना स्टेटस प्रूफ करने के लिए। अब इससे हटके अगर आप बाहर पढ़ के आए हैं तो फिर वो एक अलग वो मामला है। आपके पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो कई वहाँ की एम्बेसी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, पासपोर्ट बताना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं समझिए। उसको हम बाद में जो है ना डिटेल में जाएंगे। तो अब आपके पास जो है ना स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 6th to 12th, जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। स्टडी सर्टिफिकेट है माने बोनाफाइड, कुछ लोग बोनाफाइड कहते हैं, कुछ स्टडी करते हैं। तो 6th to 12th आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपका लोकल स्टेटस प्रूफ करने के लिए। इसके बाद जो है ना आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका कौन सा रहेगा? कुछ बच्चे कहते हैं साहब हमारा एसएससी का भी होना क्या? एसएससी का सर्टिफिकेट आपके पास होता ही नहीं है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्योंकि आप जब तक वो जूनियर कॉलेज में देते नहीं है तो आपको 11th में एडमिशन नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट 12th का ही होगा, इंटरमीडिएट पास जो करेंगे ना वही होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है जो आपकी नेशनलिटी और आपका रिलीजन प्रूफ करता है। अच्छा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपकी नेशनलिटी लिखी होती है और आपका रिलीजन लिखा होता है, तो इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके बाद में अगर जो कैस्ट यानी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जैसे अब बीसीई है हमारे कुछ बच्चे, तो उनको बीसीई सर्टिफिकेट
कुछ जो है ना पहले से निकाले हैं वो वैलिड है, कुछ कॉलेजेस में जो है ना नहीं, उसको फिर फ्रेश लॉ कहते हैं। तो वो एक फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। तो BCA जो कोई कैंडिडेट्स हैं तो वो लाइए, OBC में नहीं आएगा, BC ऑल इंडिया कोटा में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा में ही आपको जो है ना वैलिड रहेगा BC सर्टिफिकेट। और कोई शेड्यूल ट्राइब वगैरह है तो वो अपना सर्टिफिकेट निकाल के रख लें। और मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अब जो है ना इस साल से मस्ट कर दिया गया है। पहले क्या था मुस्लिम, ये तेलंगाना एंड आंध्रा। तो ये किस लिए है, ये जो है ना हमारी जो 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस है इसमें एडमिशन लेने के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मस्ट है आपके पास। और वो जो भी आपको लेना है, इससे पहले क्या था कि किसी भी स्कूल के यानी हेडमास्टर से या जो भी हेड होते हैं उनसे ले लिए तो चल जाता था, लेकिन इस साल से जो है ना उसको कंपलसरी कर दिया गया है। जियो नंबर 323 जो सितंबर 2000 में लास्ट टाइम जो ना जियो आरटी नंबर 323 डेटेड 16/9/2023 यानी लास्ट ईयर जो सितंबर 16 को इशू हुआ है जीवो, तैसे अब तो आपको मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या तो MRO से या तहसीलदार से लेना है। उसके लिए आपको जो है ना सर्टिफिकेट बता दिए गए हैं, वो सर्टिफिकेट आप ले आके वहाँ पे सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो जो है ना आपको मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देंगे। जब तक ये मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट तहसीलदार का आप नहीं लेंगे, आपको जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको लेना जरूरी है, बहुत कम है थोड़ा जी। तो उसके बाद EWS सर्टिफिकेट आप अप्रैल के बाद अभी अब बना सकते हैं। और पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट वो भी आप अप्रैल के बाद ही बनाइए। और NCC जो कैंडिडेट्स किए हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनाइए। NCC बिफोर लास्ट ईयर जो है ना आपका रिजर्वेशन था, लास्ट ईयर से जो है ना उसको निकाल के उसके जो है ना एडिशनल मार्क्स रखे गए, ग्रेस मार्क्स रखे गए हैं। तो उसमें जो 3%, 5%, 7% है, तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके एतबार से आपको उसमें अवार्ड दिया जाएगा। जो आपका यानी NTA नीट में जो मार्क्स आए हैं उसके परसेंटेज के ऊपर उसमें ऐड करके जो है ना आपको जनरल कैटेगरी में उसको कंसीडर किया जाएगा। तो NCC का ये क्या जो है चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल अगर जो कोई है तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। और PMC सर्टिफिकेट, पुलिस मार्टिस चिल्ड्रन सर्टिफिकेट, अगर जो कोई शहीद पुलिस वालों के बच्चे हैं समझी तो उनके लिए है। इसके ऊपर हम बाद में हम इंशाल्लाह बहुत ही तफसील से जो नए हैं उनके लिए तैयारी करना जरूरी है। तैयारी ये सर्टिफिकेट्स आपको बनाने हैं। और जो एंग्लो इंडियन है, खैर वो हमारे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है एंग्लो इंडियन का। रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ 10 ईयर्स ऑफ पेरेंट्स, ये NRA कैंडिडेट्स के लिए जो बाहर पढ़ के आए हैं, जो यहाँ पे 6 to 12 कंटिन्यूस नहीं पढ़े हैं, उनके लिए जो है ना पेरेंट का 10 इयर्स का तेलंगाना में या वो यहाँ पे रहे हैं जिंदगी के किसी भी हिस्से में, तो वो आपको तहसीलदार से या MRO से लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट ले लीजिए। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, ये भी NRA कैंडिडेट के लिए है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं बाहर उनके लिए है। और इनकम सर्टिफिकेट वही बच्चे निकाले जो फी रिएंबर्समेंट लेना चाहते हैं या फिर जो है ना स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, सबके लिए जरूरी नहीं है। और फी रिएंबर्समेंट आपको उन्हीं को मिलता है जो 1,20,000 या 80,000 जो है ना रूरल के हैं और जिनकी पेरेंटल इनकम 2 लाख या 2 लाख से कम यहाँ के अर्बन के हैं। तो अगर उससे बढ़ के है तो अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट है पेरेंट्स का तो आप ये निकाल के रखिए, तो आपको जो है फी रिएंबर्समेंट भी मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो हर किसी को इनकम सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर NRIs, those who wants to take local status under 15% नॉन लोकल कोटा, उनके लिए है। और फिर एम्प्लॉयमेंट सर्विस, आधार कार्ड आपका रखना जरूरी है, अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लीजिए। कैंडिडेट का आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का भी आधार कार्ड होना चाहिए, वो बाद में जरूरत पड़ती है। तो जब आपका एडमिशन का होता है उस वक्त में, तो आपका आधार कार्ड तो अपडेट करवा लीजिए अगर से नहीं हुआ है तो उसको। और वो ईयर ऑफ बर्थ होना, कई कार्ड्स में ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए, मंथ ऑफ बर्थ भी होना चाहिए, ईयर ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। और आपकी फोटो अगर बचपन की है, ये कैंडिडेट 12 साल की उम्र का जो है ना फोटो है उसकी, अब ये एग्जाम दे रहा है तो वो नहीं चलेगी, तो उसको भी आप अपडेट करवा लीजिए। और आपके जो है ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखिए जो आपने अपलोड किए थे नीट के एग्जामिनेशन में, जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है, डेटा फोटोग्राफी लिखिए। या अगर नहीं तो फिर आप फ्रेश निकाल ले सकते हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। और आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर वो तो पेपर पे करके आपको स्कैन करना होता है। इससे हटके आपको जो रिपीटर्स हैं, जिसको हम ड्रॉपर्स भी कहते हैं, आपको गैप सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ेगा। ये गैप
सर्टिफिकेट भी जो है ना आप जहाँ पे लॉन्ग टर्म किए हैं या प्राइवेट किए हैं, एफिडेविट बना दीजिए उसका, बना के जो है ना आप तहसीलदार के पास जाइए, एमआरओ के पास जाइए, वहाँ से गैप सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसका भी बड़ा लेंदी प्रोसेस है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ों बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। गैप सर्टिफिकेट भी आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद है 2 सर्टिफिकेट जो 100 पेपर जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे तैयार करने होते हैं, उसके ऊपर अभी हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना एडमिशन होने के बाद में आएगी। एक होता है अंडरटेकिंग, जो आपके जो है ना डिक्लेरेशन, जो कुछ आपने डिक्लेयर किया है उसको सही प्रूफ करने के लिए आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं। और एक होता है बॉन्ड, जिसको हम डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड कहते हैं, वो 20 लाख का जो है ना आपके ऊपर एक पेनाल्टी इंपोज करती है KNRUHS अगर आप बीच में तालीम छोड़ देते हैं। तो इनको हम जो है ना बाद में हम तफसीली डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रब साहब, वक्त भी बड़ा खत्म हो चुका है, आखिरी वक्त तक हमने बताया। बहरहाल जो नाजरीन हमारे प्रोग्राम नहीं देख पाए हैं और जो लोग देखे हैं, जो नीट में बच्चे हैं, फाइनल की आने वाली है, रिजल्ट उनका कट ऑफ क्या होगा, उस हिसाब से इस प्रोग्राम में अब्दुल रब साहब ने कैसी तैयारी आगे दाखिले के लिए होनी चाहिए, वो तमाम तफसीलात इस प्रोग्राम में है। तो यूट्यूब पर भी मुनसिफ लाइव TV में आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। अब्दुल रब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कम वक्त मिला, हालांकि आपसे इस पर लंबी गुफ्तगू और हो सकती है। इंशाल्लाह करियर को लेकर अब्दुल रब साहब से और भी बहस होगी, बातचीत होगी कि आपको क्या जानकारी देनी है। प्रोग्राम में शामिल होने और देखने के लिए आपका शुक्रिया, आदाब।